को हम लोग वाइसेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बोलते हैं। और इन्होंने अपने टाइम में सोफिस्ट जो थे, जो टीचर्स थे उस टाइम के, उनको क्रिटिसाइज़ किया। उनको क्यों क्रिटिसाइज़ किया? क्योंकि वो लोग हैप्पीनेस को पावर और मनी से रिलेट करते थे कि जिसके पास पावर, जिसके पास मनी है, वही हैप्पी है। और जो वो लोग टीचिंग करते थे उसके लिए वो चार्ज भी करते थे। तो सोक्रेट्स ने उनकी टीचिंग को इग्नोरेंस एंड रिटोरिक बोला है। सोक्रेट्स के फिर हम लोग सोक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज पे आते हैं। सोक्रेट्स ने बोला नॉलेज दो तरीके को होते हैं। ट्रू नॉलेज होता है वो जो अल्टीमेट नॉलेज होता है, वो परमानेंट होता है। और रिटोरिक होते हैं जो ओपिनियन एंड बिलीफ्स होते हैं, वो चेंजिंग नेचर के होते हैं। और इस नॉलेज का सोर्स कहाँ से मिलेगा? जो ट्रू नॉलेज का है वो मिलेगा सोल से। और सोल से कैसे मिलेगा? मेथड क्या है उसको ऑप्टेन करने का? वो है डायलेक्टिक्स। मतलब हम लोग डिबेट करेंगे आपस में, तब हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग के सोल में ट्रू नॉलेज है। और इसमें टीचर का क्या रोल है इस नॉलेज को ऑप्टेन करवाने में? टीचर का बस इतना ही रोल है कि वो इस स्टूडेंट को एंगेज करें डायलेक्टिक्स में। इस थ्योरी ऑफ नॉलेज की यूटिलिटी क्या है? तो इसमें लिखा है डिफाइन द स्कोप ऑफ फिलोसफी विच इज़ द परस्यूट ऑफ ट्रू नॉलेज एंड मेथड ऑफ फिलोसफी लॉजिक एंड डिबेट। तो फिलोसफी का जो स्कोप क्या है कि वो जो ट्रू नॉलेज हमारे सोल में उसको ऑप्टेन करना है। और कैसे करना है? लॉजिक एंड डिबेट से। नॉलेज इज़ वर्च्यू, अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। नॉलेज वर्च्यू का मतलब क्या है? कि वर्च्यू का मतलब होता है हाईएस्ट मोरल बिहेवियर। तो नॉलेज वही है जो हाईएस्ट मोरल बिहेवियर तुम्हारे अंदर इम्पार्ट करे। तो वाइसेस्ट मैन थे थ्योरी ऑफ नॉलेज में क्या है? गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस है। और ये जो गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस एक डायरेक्टेड अगेंस्ट सोफिस्ट है। नॉलेज से हम लोग को एक्सीलेंस आएगा, एक्सीलेंस से हम लोग हैप्पीनेस आएगी। तो हम लोग को एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि नॉलेज होनी चाहिए गुड लाइफ के बारे में। और वो नॉलेज कैसे आएगी? जब हम लोग अपने सोल का एनलाइटमेंट करेंगे। सोल का एनलाइटमेंट कैसे होगा? जब तक हम लोग डिबेट एंड डायलेक्टिक्स में नहीं जाएंगे तब तक सोल एनलाइटेड नहीं होगी। तो नॉलेज इज़ वर्च्यू। तो यहाँ पे सोक्रेट्स ये बोल रहे हैं कि जो जैसे हम लोग एक प्रोफेशनल एक्सीलेंस है, गुड शू मेकर है, वो सिर्फ इनफ नहीं कि हम लोग बहुत अच्छा शू बना रहे हैं। उसके साथ हम लोग में साथ में एथिक्स भी होना चाहिए, गुड मोरल बिहेवियर भी होना चाहिए। प्लेटो जो कि डिसाइपल थे सोक्रेट्स के, उन्होंने इस नॉलेज, इस वर्च्यू वाली थ्योरी को अपने आइडियल स्टेट वाली थ्योरी में यूज़ किया है, जो कि हम लोग फिलोसफर के आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है फॉर एथेंस टू बिकम एन आइडियल स्टेट रूल्ड बाय नॉलेज। जैसा कि प्लेटो ने फिलोसफर किंग में बताया कि जो एथेंस को ग्रेट बनाने के लिए वो नॉलेज से रूल करेंगे। नॉलेज किसके पास होगा? जो फिलोसफर होगा। तो इसमें कोट है अंटिल फिलोसफर आर रूलर और रूलर्स लर्न फिलोसफी देर इज नो एंड टू द प्रेडिकमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो सिंपल सी कोट है, जब तक फिलोसफर रूलर्स नहीं बनेंगे तब तक कोई लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। चलिए प्लेटो पे आते हैं। प्लेटो 400 BC के टाइम के थे। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं। और यहाँ इनका प्लेस था एथेंस। तो इनका मेन कंसर्न क्या था? इनका मेन कंसर्न था कि एथेंस जहाँ की ये थे उसको एक आइडियल स्टेट बनाना है। और एथेंस जो था पेलोपोनेसियन वॉर में स्पार्टा से डिफीट भी उसको मिली थी। तो एथेंस की मेन प्रॉब्लम क्या थी? एथेंस एथेंस दो भाग में बटा हुआ था। एक सिटी ऑफ रिच था, एक सिटी ऑफ पुअर था। तो जब ये रिच और पुअर था, इनक्वालिटी थे, तो उसकी वजह से कॉन्स्पिरेसीज होती रहती थी। और ये हमेशा वल्नरेबल रहता था वॉर के लिए और इसके लिए। तो इसमें बिगेस्ट थ्रेट था कि जो करप्शन था रूलिंग क्लास में, जो वहाँ के लोग रूल कर रहे थे उनमें वो लोग बहुत करप्ट थे, वो लोग इग्नोरेंट थे। उनको लगता था कि मटेरियल प्लेजर ही हैप्पीनेस का एक सोर्स है। तो इसका सोल्यूशन क्या दिया प्लेटो ने? सोल्यूशन था ये कि एनलाइटमेंट ऑफ रूलिंग क्लास, जो रूल कर रहे हैं उनका एनलाइटमेंट होना चाहिए। तो वही कोट यहाँ पे कि अनलेस फिलोसफर द रूलर्स और रूलर्स लर्न फिलोसफी देयर इज नो नीड टू प्रेडिकमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिर स्कूल ऑफ थॉट पे आते हैं। आइडियलिस्ट क्या होते हैं? आइडियलिस्ट वो होते हैं जो व्हाट ऑट टू बी, आगे कैसे चीज़ें होनी चाहिए, क्या थ्योरी लगनी चाहिए, वो बताते हैं। उटोपियन होते हैं जो अनअटेनेबल गोल्स बताते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट हो गया या कम्युनिस्ट हो गया, जो जो बोलते हैं स्टेटलेस सोसाइटी, वो अनअटेनेबल है, उसको अचीव नहीं किया जा सकता। और रेडिकल होते हैं जो चेंज ओवरनाइट, जो रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि बहुत कम टाइम में एक स्टेट में चेंज लाने की बात करते हैं। तो फिर जो ये प्लेटो पे किसका किसका इन्फ्लुएंस था उनकी थ्योरी पे? तो सबसे फर्स्ट था पाइथागोरस। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट जीआरएफ में और पीएचडी में भी कि पाइथागोरस का पे इन्फ्लुएंस था थ्योरी ऑफ सोल का। हरक्लेटिस का इन्फ्लुएंस था थ्योरी ऑफ चेंज का। परमेंडिस का इन्फ्लुएंस था थ्योरी ऑफ परमानेंस का। और सोक्रेट्स का तो था ही। इन्होंने बुक्स कुछ लिखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइडियल स्टेट, द स्टेटमेंट्स, द लॉस। इनका डेमोक्रेसी पे क्या व्यू था? डेमोक्रेसी को बोलते थे रूल ऑफ इग्नोरेंस है। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि इनका ये मानना था कि डेमोक्रेसी में लोग अपने रूलर को जो लोग इलेक्ट करते हैं वो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं, वो लोग खुद इग्नोरेंट हैं। तो एक अच्छे रूलर को कैसे इलेक्ट करेंगे? तो इसलिए वो डेमोक्रेसी को रूल ऑफ इग्नोरेंस बोलते थे। और डेमोक्रेसी को कंसिडर करते थे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉज ऑफ ऑल एविल्स। इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि फिलोसफर किंग रूल करे। फिलोसफर किंग की थ्योरी इसीलिए इन्होंने दी। अभी चलिए इनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज़ पे आते हैं। आइडिया इज इनविंसिबल, आइडिया इज बिहाइंड द ऑब्जर्वेबल रियलिटी, रीजन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द आइडिया, ओनली द पीपल हु कैन अंडरस्टैंड आइडिया कैन एस्टैब्लिश द आइडियल स्टेट। तो जो ऑब्जर्वेबल रियलिटी है, जो हम लोग अपने सेंस से, आइस ईयर नोज टंग से जो भी हम लोग अपने देखते हैं रियलिटी को, उसके बियॉन्ड आइडिया होता है। और वो आइडिया जो इंसान या जो ह्यूमन बींग समझ पाएगा वही एक आइडियल स्टेट बना पाएगा। फिर उन्होंने बोला कि एक मैटर जो है, जो वर्ल्डली जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो वर्ड ऑफ मैटर इज वर्ड ऑफ चेंज, वो चेंज होती रहती है। आइडिया क्या है? वो परमानेंट है, ट्रू नॉलेज
है। और फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी उसी आइडिया को गेन करना, उसी परस्यूट ऑफ द आइडिया इज फिलॉसफी। तो ये सब जो आइडिया की बात करते हैं, तो इसका इसका पॉलिटिकल पर्पस क्या था? ये बात ऐसी क्यों कर रहे थे प्लेटो? इसका पॉलिटिकल पर्पस ये था कि आइडियल स्टेट का मतलब होता है आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट, आइडिया ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, एनलाइटेंड सोल, मैन ऑफ रीजन, फिलोसफर किंग। तो इनका ये कहने का सीधा मतलब था कि जो आइडिया होता है उसको जो समझ पाएगा वो होगा फिलोसफर किंग, और जो फिलोसफर किंग होगा तो वही अच्छे से एक स्टेट को रूल कर पाएगा। तो इनका ये पर्पस था। पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, फिजिकल जो होता है वो हम लोग को विजिबल थ्रू आई साइट, स्पिरिचुअल होता है इनविजिबल होता है, हिडन बिहाइंड द फिजिकल रियलिटी, रीजन, उसके लिए तुम्हें एक रीजन लॉजिक चाहिए उसको समझने के लिए। प्लेटो के अकॉर्डिंग सुप्रीम रियलिटी लाइज बिहाइंड द ऑब्जर्वेबल रियलिटी, जैसा मैंने पहले तुम्हें बताया। और इनकी कोट थी, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। स्कॉलर्स कितने तरीके, दो तरीके के होते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। मटेरियलिस्ट जो होते हैं वो रियलिटी, थ्योरी ऑफ रियलिटी बताते हैं। और प्लेटो क्या थे? आइडियलिस्ट स्कूल के थे, इसलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं। सोक्रेट्स बोलते थे अल्टीमेट नॉलेज परमानेंट था, प्लेटो का अल्टीमेट नॉलेज था आइडियाज़ के अराउंड की, जो आइडियाज़ होते हैं वही अल्टीमेट नॉलेज है। फिर सुप्रीम रियलिटी आइडिया होती है। और हम लोग को ये जो प्लेटो के एलेगरी ऑफ क्यूब देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा। एलेगरी ऑफ क्यूब में क्या होता है कि जो कुछ इसमें मतलब लिखा है लाइक मैन इन केव्स इग्नोरेंट मैन कंसिडर शैडो एज रियलिटी। कुछ लोग केव्स में बैठे हुए हैं और उनको केव के अंदर शैडो आ रही है, जो कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं उनकी शैडो केव के अंदर आ रही है। जो केव के अंदर लोग बैठे हैं उनको लगता है कि जो शैडो यही रियलिटी, पर ऐसा नहीं। जब वो लोग को केव से बाहर निकाला जाता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि जो हम लोग अंदर से देख रहे थे वो सिर्फ एक शैडो थी और रियलिटी कुछ अलग है। और उसको उस रियलिटी को देखने के लिए क्या होना चाहिए? तुम्हारे अंदर एक एनलाइटमेंट होना चाहिए, तुम्हारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए। तो वर्ड ऑफ आइडिया एज अल्टीमेट रियलिटी, उसके लिए परस्यूट ऑफ फिलोसफी। पॉलिटिकल पर्पस ऑफ प्लेटो हम लोग ने देख लिया है। और नेचर ऑफ रियलिटी इज डिबेटेबल, पोस्ट मॉडर्निस्ट रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, हेंस कॉल्ड फादर ऑफ फिलोसफी। अब फिर इनका थ्योरी ऑफ सोल्स भी है। तो थ्योरी ऑफ सोल्स इंस्पायर थी पाइथागोरस से। तो इस थ्योरी ऑफ सोल्स के तीन एलिमेंट होते हैं, एक रीजन, करेज, एपेटाइट, जिसमें जो जो इंसान में रीजन डोमिनेट करता है वो गोल्ड, उनको मैन ऑफ गोल्ड बोलते हैं और वो लोग बनते हैं किंग, रूलर। और जो में करेज डोमिनेट करता है उनको मैन ऑफ सिल्वर बोलते हैं, वो लोग बनते हैं सोल्जर्स। और जिनमें एपेटाइट डोमिनेट करता है कॉपर, उनको मैन ऑफ कॉपर बोलते हैं, वो लोग बनते हैं बिजनेसमैन। तो थ्योरी ऑफ सोर्स, थ्योरी ऑफ जस्टिस से रिलेटेड, चलिए जस्टिस को देखते हैं। तो जस्टिस का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है स्टेट का, एक एथिकल डॉक्ट्राइन है, फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोसाइटी लाइक ट्रूथ। जैसे ट्रूथ एक सोसाइटी में फर्स्ट वर्च्यू होती है, वैसे जस्टिस भी फर्स्ट वर्च्यू होती है किसी सोसाइटी का। जस्टिस इज नेसेसरी फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट। अब कोई स्टेट को तभी कोई स्टेट की बात सुनेगा, इसके रूल्स या लॉ फॉलो करेगा जब लगेगा कि स्टेट जस्ट है, स्टेट जस्टिस कर रहा है सबके साथ, सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है। तो इसके थ्री कंपोनेंट हैं जस्टिस के। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एलिमेंट्स। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एलिमेंट्स का ये मतलब कि जो गोल्ड, जो रीजन जिसमें डोमिनेट करता है वो अपना रूल करे, जो करेज जिसमें डोमिनेट करता है वो सोल्जर, वो गार्डिंग करे, जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करता है वो ये अपना बिजनेस करे। तो प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जो जिसमें है वही वो काम करे, उसके आगे दूसरे में इंटरफेयर मत करे। तो इसका एडवांटेज बताया गया कि ये पीस हो जाता है, हार्मनी एंड एक्सीलेंस होता है अगर जो हम लोग ये फॉलो करते हैं। चार लोगों से जिनकी प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस इंस्पायर्ड थी। सेफलस, ड्यूटीज एंड ड्यूज। तो इसमें बोलते हैं जस्टिस क्या है, हैज़ टू बी यूनिवर्सल ट्रांसेंडेंटल प्लस जस्टिस इज ड्यूटी। और पॉल मार्कस इनके था कि जस्टिस हैज़ टू बी फॉर द गुड ऑफ अदर, जस्टिस इज वर्च्यू। थ्रेसमेसस ये सोफिस्ट थे, ये इन्होंने बात की है, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। और सोफिस्ट तो आपको पता है रियलिस्ट थे, माइट इज साइट। उन्होंने ये बोलते हैं, सोफिस्ट का ये मानना था कि जो वर्ड है वो पावर को अंडरस्टैंड करता है। तुम अपने आर्गूमेंट्स जितने भी किसी के सामने रखो, कोई तुम्हें नहीं समझेगा, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ में पावर नहीं होगी तब तक तुम्हें कोई नहीं समझने वाला है। और ये लोग सेल्फ को प्रायोरिटी देते थे सोसाइटी से पहले, कि सोसाइटी से पहले हम लोग का सेल्फ आता है, कि हम लोग इंडिविजुअल खुद आते हैं। लेकिन प्लेटो का ऐसा मानना नहीं था। प्लेटो बोलते थे सोसाइटी प्रायर है, सेल्फ से पहले। प्लेटो भी रियलिस्ट थिंकर थे, उन्होंने भी बोला था कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट, डिसहार्मनी होती है, एनार्की, क्योस होता है, और इस रियलिटी को हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो जो थर्माइसिस और प्लेटो, इनके काफ़ी ज़्यादा थॉट्स मिलते हैं। फिर ग्लोकन का ये मानना था कि जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द वीक, मतलब जो वीक पीपल हैं उनके लिए जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि वो अगर जो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्लेटो का रियलिटी में था क्या आइडिया ऑफ जस्टिस? इन प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस दो लेवल पे काम करता है। जस्ट सोल पे, जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है कि ईच एलिमेंट इज स्पेसिफिकली पोजिशन, मतलब कि जो तीन सोल जो बताई वो स्पेसिफिकली पोजिशन है, अपना काम करेंगे, दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये था इनका इंडिविजुअल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे इनका जस्टिस क्या था? स्टेट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस। जो तीन क्लासेस हैं, रूलिंग क्लास हो गई, और जो मैन ऑफ रीजन है रूलिंग क्लास, अदर टू क्लास वर्किंग फॉर, जो दो क्लास है उसके लिए वर्क करेंगे। मैन ऑफ करेज जो सोल्जर क्लास है, बेनिफिट ऑफ गुड लॉस एंड प्रोड्यूसर क्लास वर्किंग फॉर हिम। और मैन ऑफ एपिटाइट है प्रोड्यूसर क्लास, बेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉस, ईच विल स्टिक हिज
ड्यूटी नो इंटरफेरेंस इन द टास्क ऑफ टीचर। तो आपने जैसे देखा कि ये जो प्लेटो के जस्टिस का आइडिया इंडिविजुअल से उठ के सीधा स्टेट पे जाता है, तो दोनों कनेक्टेड है, इंडिविजुअल और स्टेट। इसका एडवांटेज है पीस, हार्मनी, एक्सीलेंस, जैसे हम लोग देख चुके हैं। इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि यहाँ पे लिबर्टी नहीं होगी, कि जैसे जो जिसका काम मिल गया, जो सोल्जर का काम है वो सोल्जर ही करेगा, वो रूलर वो कभी ऐसा नहीं चाह सकता कि वो रूलर काम करे, तो लिबर्टी नहीं है वहाँ पे। और इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना पड़ता, टोटलिटेरियनिज्म भी हो सकता है इसमें, क्योंकि जो रूलर बन गया फिलोसफर किंग, वो एक बार बन गया वही, और कोई भी उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, कोई रूल एंड लॉज के अगेंस्ट नहीं बना सकता, तो वो इसमें टोटलिटेरियनिज्म भी आ सकता है। तो ये बैड पॉलिटिक्स है, बैड साइकोलॉजी प्लस बैड फिलोसफी है। एक प्लेटो का एक और कोट है जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फाउंड एट इंडिविजुअल एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ स्टेट। जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल से जस्टिस उठता है और स्टेट तक जाता है। इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि स्टेट बिगर वर्जन है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल स्मॉल लेटर, स्टेट इज अ कैपिटल। आइडिया ऑफ जस्टिस एट द स्टेट लेयर इज ईजियर टू अंडरस्टैंड देन एट द लेवल ऑफ ह्यूमन सोल। तो इसको यही इसमें बोला जा रहा है कि स्टेट एक बिगर वर्जन है इंडिविजुअल का। इसमें ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो प्लेटो थे, ये स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो माइंड में सबके इनहेरेंट करना चाहते थे कि स्टेट में जब जस्टिस तभी आएगा जब तुम्हारे सोल, जब तुम खुद से अंदर से उन चीज़ों को फॉलो करोगे। He had wanted to make Athens an ideal state, so he was prescribing that every man should follow the theory of justice, as only when a man is just can be the state be just। वही बात बोली गई, जस्ट पीपुल होंगे तो जस्ट स्टेट होगा। जस्ट मैन कौन होंगे? जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे अपने सोल के अकॉर्डिंग, दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एक्सीलेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे, और लिव इन पीस विद इटसेल्फ एंड हार्मनी विद अदर्स। तो इसमें आप इस स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि ये एक एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों का कॉन्टिन्यूटी दिखाई गई। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्लेटो ने सिर्फ पॉलिटिक्स से बात की है या एथिक्स पे बात की, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि एथिक्स एंड पॉलिटिक्स दोनों पे बात की। फिर प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे आ जाते हैं। प्लेटो हैज डेल्ट विद द इश्यू ऑफ एजुकेशन इन सच ए डिटेल मैनर दैट रूसो कॉल्ड द रिपब्लिक एज द बेस्ट ट्रीटाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो उनकी बुक रिपब्लिक है उसको रूसो ने बोला कि ये बेस्ट है फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए। तो इन्होंने बहुत थॉरली एजुकेशन पे काम किया है। एजुकेशन मीन्स टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट, टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ सोल ऑफ ईच पर्सन। एजुकेशन एक मीन्स है आइडियल स्टेट को क्रिएट करने का, कि तुम्हारे अंदर जो सोल के अंदर क्या क्वालिटी है उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो इसमें बोल रहा है कि जो एजुकेशन है वो भी एक थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे? जैसे तुम्हें तुम्हारे पास एजुकेशन होगा तो तुम अपने सोल की क्वालिटी को समझोगे कि तुम किस काम के लिए हो, तुम रूलर बन सकते हो या तुम सोल्जर बन सकते हो, और अगर तुम वो समझ गए तो तुम उसी अकॉर्डिंग अपने क्वालिटीज़ डेवलप करोगे और स्टेट में कंट्रीब्यूट करोगे। इनका इंस्पिरेशन कहाँ था थ्योरी ऑफ एजुकेशन का? जो स्पार्टा स्टेट था वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन चलता था, वहाँ से इन्होंने ये उठाया। और इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेंस, ये वहाँ से इन्होंने उठाया। कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन, स्टेट कंट्रोल नॉट प्राइवेट। और एथेंस में क्या था कि एथेंस में क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग रिलेटेड एजुकेशन था, तो ये इन लोग वहाँ से उठाया। और इसमें जो क्या था कि एक एजुकेशन एक हॉलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन लेके चलते, इसमें फिजिकल, लॉजिकल, मोरल, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल था। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी वुमेंस को, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन चलता था। और इसमें तुम्हारे एजुकेशन में टेस्ट भी होते थे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता था कि बीच में एक 6 साल पे टेस्ट हुआ, फिर एक 10 साल पे, एक 20 साल पे, और 50 साल की उम्र में फिलोसफर बनते थे। 50 साल तक पढ़ाई करने के बाद, टेस्ट पास करने के बाद फिलोसफर बनते थे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि अगर जो 50 साल के बाद जो फिलोसफर बनेंगे वो ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ह्यूमन बींग बनेगा, बहुत सारे फिलोसफर बनेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में लड़ जाए कि मैं फिलोसफर मैं बन गया तो मैं ही किंग बनूंगा। तो इसमें प्लेटो ने ये बोला है कि जो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि फिलोसफर जो सिर्फ होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे नॉलेज में, रूल करने में नहीं होंगे। उनके पास पावर का कोई भूख नहीं होगी। तो उनको हम तो सो वी हैव टू रिमाइंडेड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द स्टेट। तो इनका कहने का मतलब क्या था कि जो फिलोसफर होंगे पावर के भूखे नहीं होंगे, उनको हम लोग को रिमाइंड करना पड़ेगा कि तुम्हें रूल करना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे एक कोट है, द दोस स्टेट आर बेस्ट गवर्न वेयर द रूलर्स आर इलेक्टिंग टू गवर्न रेदर देन व्हेन दे आर ईगर टू गवर्न। वही बात बोली गई है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि इसमें बोला कि इनका जो था डायग्नोसिस था प्लेटो का कि हाँ वहाँ पे करप्शन है, इनइक्वालिटी है, तो ये सब इन्होंने अच्छा डायग्नोस किया। लेकिन जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि फिलोसफर किंग रूल करेगा वो गलत था। जो इसमें लिखा है, जो पर्सन नॉट इंटरेस्टेड इन हिज जॉब हु डस हिज जॉब जस्ट आउट ऑफ ड्यूटी कैन नॉट डू जस्टिस टू हिज जॉब। अब जैसे फिलोसफर किंग है, उसको उसका इंटरेस्ट है नॉलेज में, लेकिन उसको हम लोग और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे रूल करने की, तो वो अच्छे से नहीं करेगा, वो जॉब को जस्टिस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म ये भी कि ओवरलुक साइकोलॉजी टू मच फिलोसफी। मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी तो ऐसा भी हो सकता है कि फिलोसफर बनने के बाद भी उसका माइंड करप्ट हो सकता है, तो वो यहाँ पे इन्होंने ओवरलुक कर दी, फिलोसफी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। एरिस्टोटल ने क्या बोला? रूलर शुड बी वर्डली वाइज रेदर देन वाइज इन द वर्ड ऑफ आइडियाज। उसने बोला कि रूलर जो है वर्डली वाइज होना चाहिए, उसको जो रियलिटी है आसपास की उसका नॉलेज होना चाहिए, आइडियाज़ का इतना नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने बोला ये मे नॉट बी द बेस्ट वे टू टैकल करप्शन टू अचीव गुड गवर्नेंस, ये एक बेस्ट वे नहीं हो सकता है गुड गवर्नेंस के लिए।
फिर इन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म भी दी है। प्लेटो हैड प्रपोज द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म फॉर द गार्जियन क्लास टू चेक अगेंस्ट करप्शन नेपोटिज्म। तो प्लेटो ने गार्जियन क्लास जो सोल्जर क्लास है और जो रूलर क्लास है उसके लिए कम्युनिज्म का भी थ्योरी दी है। कम्युनिज्म क्या मतलब है? कम्युनिज्म का कॉमन ऑनरशिप और प्राइवेट ऑनरशिप के अगेंस्ट है। तो प्लेटो ने ये क्यों दिया? प्लेटो इसमें बोलते हैं कि एजुकेशन इज प्राइमरी मेजर टू क्रिएट आइडियाज बाय आइडेंटिफाइंग स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ द सोल, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। देखो जिसमें क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन से क्या होगा कि आप अपने सोल को पता चल जाएगा कि आपके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, करेज डोमिनेट करता है, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर जो कुछ ऐसा होता है कि कुछ करप्शन हो रहा है, तो उसके लिए इन्होंने फिर कम्युनिज्म की थ्योरी दी है। ये सप्लीमेंट्री मैकेनिज्म है कि करप्शन को चेक करने के लिए। और ये सिर्फ दो क्लास के लिए, एक रूलर्स के लिए और सोल्जर्स के लिए, क्योंकि जो थर्ड क्लास है वो तो मैन ऑफ एपिटाइट है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होगा करप्शन करने के लिए। तो ये सिर्फ दो क्लास के लिए, रूलर्स और सोल्जर्स के लिए। तो जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का पहला इनका कॉन्सेप्ट है वो किस लिए दिया गया कि वो करप्शन को चेक करने के, करप्शन ना हो। फिर दूसरा है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। तो ये बोलते हैं होल स्टेट इज़ द फैमिली। इन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स का वो दिया है कि स्टेट डिसाइड करेगा कि कौन किसको मैरी करेगा, और उसके उसके बाद जो उनके किड्स होंगे वो भी स्टेट ही रेस करेगा, उनका पालन पोषण सब स्टेट करेगा। तो इससे क्या होगा कि वुमेंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी चाइल्ड रेयरिंग की, तो वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और स्टेट को सर्व कर सकती हैं। और इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कोई अब जब स्टेट उनके जो किड्स होंगे रूलर्स के उनको उनका पालन पोषण करेगा, तो उसमें नेपोटिज्म भी नहीं होगा, सबको इक्वालिटी से पालन पोषण होगा। अब इसका हम लोग क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। तो जैसे प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली की बात की गई, तो इसमें भी लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली ट्रू दैट करप्टिंग इन्फ्लुएंस एंड नेपोटिज्म करप्शन। ये सच है कि हाँ प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली से करप्शन होता है। लेकिन एरिस्टोटल ने बोला कि प्लेटो सिर्फ उसका एक साइड देख रहे हैं, उसका दूसरा साइड भी है कि प्रॉपर्टी से हम मोटिवेशन मिलता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, सोर्स ऑफ चैरिटी होती है। तो ये ये वाइस नहीं है कि प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने हैं। यहाँ पे लिखा है एवरीवन प्रॉपर्टी इज नो वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम लोग प्रॉपर्टी को कॉमन कर देंगे तो सबके लिए, तो वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बचेगी। और फैमिली में इन्होंने बोला कि फैमिली एक टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स है, ये एक प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा एरिस्टोटल ने यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का क्या मतलब है? जो जो कॉमन रिसोर्स होते हैं, हम सोसाइटी में कोई कॉमन रिसोर्स हुआ तो हम लोग देखते हैं कि जिसके पास पावर होगी वो उसको ओवर यूज़ करेगा। वो ऐसा नहीं चाहेगा कि सबको सोसाइटी में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, वो ओवर यूज़ करेगा। तो जो भी कॉमन चीज़ होगी वो कोई ना कोई इसको ओवर एक्सप्लॉइट करेगा। तो वही इसका एग्जाम्पल देना एरिस्टोटल। फिर कार्ल पॉपर ने ओपन सोसाइटी और इट्स एनमीज में प्लेटो, हेगल, कार्ल मार्क्स को, इनको सबको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। अब थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग क्या है? इसमें फिलोसफर किंग जो है वो नो लॉ और ऑर्डिनेंस कैन बी मैटर देन नॉलेज। जो कोई भी लॉ और ऑर्डिनेंस फिलोसफर किंग को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ये वो मैन ऑफ रीजन और विजडम है। बस उसके ऊपर एक लिमिटेशन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता। जैसे की पॉइंट्स क्या हैं? द स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द स्कोप ऑफ पावर ऑफ फिलोसफर किंग विच कुड नॉट बी लिमिटेड टू पब्लिक ओपिनियन और लॉस। इट इज फुलिश टू लिमिट एन एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन। ही हैज अल्टीमेट नॉलेज, नोज what is best, has to be given absolute power. The only limitation would be that he cannot change the constitution। वही बात बोली गई यहाँ पे। तो जो एरिस्टोटल ने इसमें भी इनको क्रिटिसाइज किया, बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग फिलोसफर किंग को फाइंड कर रहे हैं, क्यों मतलब इसको ढूंढ में, क्योंकि फिलोसफर किंग जो ऐसा बताया है, जैसा प्लेटो ने इसको डिस्क्राइब किया है, वो वैसा मिलना ही पॉसिबल नहीं है। अगर जो मिल भी जाता है तो उसका ये भी गारंटी नहीं कि उसमें कभी एपिटाइट डोमिनेट नहीं करेगा, पावर। मतलब कि वो कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो जो फिलोसफर किंग उसको पावर मिली और उसके अंदर भी एपिटाइट डोमिनेट किया और उसने भी करप्शन स्टार्ट कर दिया। और जो लॉ है, इज ए टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है, हमेशा से सक्सेसफुल रहा है। और लॉ कैसे बनता है? जैसे एक कलेक्टिव विजडम से बनता है। जैसे हम लोग के अभी एग्जांपल लेते हैं कि पार्लियामेंट में कितने सारे एमपीस एमएलएस बैठ के, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में एमपीस एमएलएस बैठ के लॉ बनाते हैं। कलेक्टिव विजडम होता है, सब बैठ के डिस्कस डिबेट करते हैं। और लेकिन अगर फिलोसफर किंग बन जाए सिर्फ रूलर, तो वो क्या करेगा? वो तो सिर्फ अपना इंडिविजुअल जो उसका होगा राय होगी वही चलाएगा। तो कलेक्टिव विजडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल विजडम से। लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम पैसन। प्लेटो इज सेक्रीफाइसिंग गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट विच इज़ नॉट अचीवेबल। इसका एग्जांपल है कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो अल खमीनी थे, वो अबव लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन थे। तो वहाँ पे टोटलिटेरियन स्टेट उसको इसीलिए बोलते हैं, वहाँ पे किसी को फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। तो जो कंसिडरिंग बोथ प्लेटोस एंड एरिस्टोटल वी शुड डिसएग्री विद प्लेटोस एज रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ 1%। तो अब हम लोग इवेल्युएट करते हैं प्लेटो को। प्लेटो कम्युनिस्ट, ये ऐसा क्वेश्चन पीएचडी में पूछ लेते हैं, पीएचडी के इंटरव्यू में, कि प्लेटो कंपेयर करो प्लेटो के कम्युनिज्म मॉडर्न कम्युनिज्म में। तो कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म जो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये आइडियोलॉजी दी गई थी, और प्लेटो ने इस कम्युनिज्म को गार्जियन क्लास के ऊपर, सोल्जर रूलर के ऊपर इसको लगाया ताकि वो करप्शन और नेपोटिज्म ना हो। तो अब देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। देखो दोनों प्लेटो मार्क्स क्लासेस की बात करते हैं।
मार्क्स भी हैव्स और हैव नॉट की बात करते हैं, जिनके पास रिसोर्स है, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, और प्लेटो भी 3 क्लासेस की बात करते हैं, और दोनों ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को सोर्स ऑफ एविल मानते हैं। पर इन लोगों में फंडामेंटल कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे प्लेटो क्या आइडियलिस्ट थे, मार्क्स मटेरियलिस्ट थे। प्लेटो का वो था कि आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी, और मार्क्स क्या बोलते थे, आइडिया इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। मार्क्स बोलते थे कि आइडियोलॉजी क्या है, वो आइडियोलॉजी एक टूल है जो इनके पास रिसोर्स है, और जिनके पास रिसोर्स है और जिनके पास नहीं, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। प्लेटो नेचुरल इनक्वालिटी में बिलीव करते थे, मार्क्स अगेंस्ट इनक्वालिटी थे। प्लेटो क्लास डिवाइडेड सोसाइटी की बात अचीव करने की बात करते थे, और मार्क्स क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। और प्लेटो ने स्टेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, और मार्क्स ने स्टेट को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी है, उन्होंने स्टेटलेसनेस की बात की है। प्लेटो जो था वो चेंज जो स्टेट में लाना चाहते थे वो एजुकेशन से लाना चाहते थे, मार्क्स को वायलेंट रेवोल्यूशन से लाना चाहते थे। क्राइटेरिया था प्लेटो का स्पिरिचुअल, मार्क्स का इकोनॉमिक था। इसमें से कम्युनिज्म सिर्फ 2 क्लास का था, और प्लेटो का अक्रॉस ऑल क्लासेस। ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। प्लेटो एज ए फेमिनिस्ट क्या थे, तो प्लेटो ने इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी ही गिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वुमेन टू गेट एजुकेटेड। तो इन्होंने एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन्स को भी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन लेने की, और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली करके उन्होंने वुमेन्स को से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके ऊपर होती थी चाइल्ड रेयरिंग की, वो भी उनके ऊपर नहीं आनी थी, ताकि वो लोग स्टेट की पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकें और फिलोसफर क्यून्स बन सकें। स्टेटस एज फेमिनिस्ट मैटर ऑफ डिबेट, तो कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं, कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो प्लेटो ने जो ये स्टेटस दिया है वुमेन को, ये डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन वाज नॉट हिज मेन कंसर्न। अपॉर्चुनिटी गिवन टू वुमेन टू यूज द टैलेंट इन द सर्विस ऑफ द स्टेट बाय हाफ ऑफ ह्यूमन रेस। तो उनका ये भी मानना था कि जो वुमेन्स को जो अपलिफ्टमेंट मिला है वो सिर्फ उनको ऐसा यूज़ करने के लिए, स्टेट चलाने के लिए उनको यूज़ किया है, ऐसा उनका कुछ नहीं था कि वो वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को एक्नॉलेज करना चाहिए प्लेटोस के अप्रोच टुवर्ड्स वुमेन, और इसके और विच ही वॉज अहेड ऑफ टाइम। जब इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वो अपने टाइम से काफ़ी आगे थे। प्लेटो को कुछ लोग फासिस्ट भी बोलते हैं, और तो उनके अगेंस्ट और उनके सपोर्ट में भी कुछ पॉइंट्स आइए देखते हैं। In 20th century, the world has witnessed the emergence of fascism in the regimes of Hitler and Mussolini. The scholar wanted to find the origin and trace it to Plato's work. Plato's के कुछ वर्क में टोटलिटेरियन कुछ टेंडेंसीज दिखी हैं, जैसे इनका फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिर्फ एक रूल करेगा, तो उसमें वो कभी भी करप्ट हो सकता है। और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, जिसमें स्टेट पूरे फैमिलीज को ही कंट्रोल करेगा। तो कार्ल पॉपर ने अपनी बुक ओपन सोसाइटीज एंड एनिमीज में प्लेटो को फर्स्ट फासिस्ट बोला है। Plato's political program, far from being morally superior to fascism, is actually identical to it. Criticizes Plato for his hatred towards democracy, holism, historicism and essentialism. अब प्लेटो डेमोक्रेसी को भी हेट करते थे, तो उसकी वजह से इन्हें फासिस्ट भी बोला गया है। फिर विंस्पियर ने रिपब्लिक एज अ ब्लू प्रिंट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म ये बोला है। फिर इनके डिफेंस में भी लेविंसन ने इनके डिफेंस में बोला है कि फासिज्म एंड प्लेटोनिज्म आर इनकम्पेरेबल, डिफरेंस इन स्पेस एंड टाइम ओनली सुपरफिशियल सिमिलरिटीज। Plato's work was logically consistent, no desire for exploitation. प्लेटो का कोई डिज़ायर नहीं था अपनी थ्योरी से कि किसी को एक्सप्लॉइट करें। वो रीजन में बिलीव करते थे, उन्होंने वो वायलेंस और पावर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट थे, और वो सच में सोसाइटी में एक्सीलेंस एंड हार्मनी लाना चाहते थे। तो राजीव भार्गव ने बोला कि जो पॉपर जिन्होंने प्लेटो का बोला है फर्स्ट फासिस्ट, वो आइडियोलॉजिकली बायस थे। और गिलबर्ट रायल ने बोला वेदर प्लेटो फासिस्ट और नॉट, आफ्टर पॉपर्स नो वन विल सी प्लेटो इन द सेम इट यूज टू बी। अब प्लेस ऑफ प्लेटो इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, तो प्लेटो का वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या प्लेस है। तो जॉबेट ने बोला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल स्कॉलर प्लेटो को, राइटली डिजर्व द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। इमर्सन ने क्या बोला, नॉट ओनली फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बट इट इज सेड दैट प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। वाइट हेड ने बोला एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज नथिंग बट फुट नोट टू प्लेटो। और फिर उसके बाद प्लेटो ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली कि फ़िलोसफर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको उनको सिर्फ नो नीड टू लिव इन थ्रू द करेंट स्टेट ऑफ बट बेटर थ्रू रीजन। रिपब्लिक इज इंसाइक्लोपीडिया ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ग्रेटनेस एविडेंट है। और इसके बाद कार्ल पॉपर ने जो उनके ग्रेटेस्ट क्रिटिक थे प्लेटो को, उन्होंने ये भी बोला वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट नेवर नॉन प्लेटोनिक। तो इनका यहाँ पे कहने का मतलब कि कोई प्लेटोनिक हो सकता है, प्लेटो के सपोर्ट में बोल सकता है, कोई प्लेटो के अगेंस्ट में बोल सकता है, पर वो प्लेटो को पूरा वो इग्नोर नहीं कर सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने सोक्रेट्स को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, और काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स में हमने देखा। तो आज के लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।